दोस्तों नमस्कार। सोचिए एक टीवी स्टूडियो है, बड़ा सा सेट है, चारों तरफ रोशनी है, कैमरे लगे हैं और स्क्रीन पर लिखा है देश का सबसे बड़ा शो। एंकर बैठा है सामने वाली कुर्सी पर, अपनी वो चिरपरिचित मुद्रा में, आवाज़ ऊंची है, आंखें बड़ी है, हाव भाव नाटकीय हैं। सामने बैठी है एक 20 साल की लड़की जिसने कुछ समय पहले मुंबई में पुलिस की वैन के सामने खड़े होकर के अपने साथियों को हिरासत में जाने से बचाया था। वही लड़की जिसे राहुल गांधी ने युवाओं का चेहरा बताया और अब वो एंकर उससे एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा है, वंदे मातरम में कितने स्टेंजा होते हैं। सवाल जटिल था, बड़ा वाला था, चालाकी वाला था, मकसद साफ था, इस युवा लड़की को फंसाना है, बेइज्जत करना है और साबित करना है कि जो लोग सड़कों पर आंदोलन करते हैं उन्हें अपने देश की बुनियादी बातें भी नहीं पता है। लेकिन कहानी में एक बहुत मज़ेदार मोड़ आया। जब लड़की जवाब देने की कोशिश कर रही थी तो एंकर ने बीच में ही टोक दिया और कहा कि देखिए, इन्हें राष्ट्रगान के स्टेंजा नहीं पता हैं। और यहीं पूरा खेल पलट गया, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगान है ही नहीं। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। देश का राष्ट्रगान जन गण मन है और ये बुनियादी अंतर 5वीं कक्षा के हर बच्चों को पता होता है। लेकिन देश के सबसे बड़े एंकर जो अपने आप को राष्ट्रवाद का ठेकेदार बताते हैं, जो हर रोज़ देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हें ये फ़र्क तक नहीं पता था। और इसी छोटी सी गलती ने पूरे शो को एक अलग ही मोड़ दे दिया। लाइव टेलीविज़न पर लाखों लोगों के सामने अर्नब गोस्वामी की जो हालत हुई वो अब सोशल मीडिया पर हर तरफ चल रही है। पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ और क्यों ये सिर्फ एक एंकर की गलती नहीं बल्कि पूरे गोदी मीडिया का चेहरा उजागर करने वाली घटना है, इसे विस्तार से समझते हैं। पहले थोड़ा उस लड़की के बारे में जान लीजिए जिसने ये पूरा तमाशा कर दिया। नाम है रिया अहिर, 20 साल की उम्र है, मुंबई की रहने वाली है, छात्रा। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी लड़की जो डरना नहीं जानती। कुछ समय पहले जब मुंबई में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई युवाओं को हिरासत में लेने की कोशिश की थी तो रिया अकेली पुलिस की वैन के सामने खड़ी हो गई थी। वैन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया था, अपने साथियों को छुड़ा लिया। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। तब से रिया एक प्रतीक बन गई है जनरेशन जेड की, उसी पीढ़ी की जो अब चुपचाप नहीं बैठती है, जो सवाल पूछती है, जो सड़क पर उतरती है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। और यही रिया अब अर्नब गोस्वामी के शो में पहुंची तो शायद अर्नब को लगा कि इसे तो आसानी से चुप करा दूंगा, चिल्ला करके, तेज आवाज़ में सवाल पूछ करके, ये तो घबरा जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिया घबराई नहीं बल्कि उसने अपनी बात रखी। और जब अर्नब ने उससे वंदे मातरम के स्टेंजा वाला सवाल पूछा तो रिया ने बड़ी सरलता से कहा कि मैं तुम्हें गा करके सुना सकती हूँ। लेकिन अर्नब को गाना नहीं सुनना था, उसे नंबर सुनने थे। वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं, गिनती बताओ, स्टेंजा बताओ। रिया ने कहा कि मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं कोई चैट जीपीटी तो नहीं हूँ कि आपने सवाल पूछा और मैंने तुरंत आंकड़े निकाल दिए। मैं इंसान हूँ। ये जवाब अपने आप में एक सबक है। एक 20 साल की लड़की एक अनुभवी एंकर को याद दिला रही है कि इंसान होने का मतलब क्या होता है। इंसान चैट जीपीटी नहीं है जो हर सवाल का जवाब सेकंडों में देगा। इंसान सोचता है, समझता है, फिर बोलता है। लेकिन अर्नब को ये समझ में नहीं आया। वो अपनी रॉ में लगे रहे। और जब उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रगान के स्टेंजा नहीं पता तो यही पूरी बात पलट गई, क्योंकि पूरे देश ने देख लिया कि जो एंकर दूसरों को उनके ज्ञान पर टोक रहा है उसे खुद बुनियादी अंतर नहीं पता है। जन गण मन राष्ट्रगान है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। ये फ़र्क इतिहास की किताबों में पहले पन्ने पर लिखा होता है, स्कूल के हर बच्चे को याद कराया जाता है और परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा जाता है। लेकिन देश के सबसे बड़े कहलाने वाले एंकर ने लाइव टेलीविज़न पर ये गलती कर दी और इस गलती ने पूरी बहस को उलट करके रख दिया। जिस लड़की को फंसाने की कोशिश की गई थी वो लड़की जीत गई और जिस एंकर ने चालाकी दिखाने की कोशिश की वो खुद फंस गया। कहते हैं कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है अक्सर खोदने वाला ही उसमें गिर जाता है। यहाँ भी यही हुआ। एक और दिलचस्प बात, ये सारा तमाशा ऐसे समय पर हुआ जब वंदे मातरम को लेकर के सदन में बहस चल रही थी। सरकार वंदे मातरम को लेकर के एक बिल पेश कर चुकी है। इसे राष्ट्रगान का दर्जा देने या इसके इस्तेमाल को अनिवार्य बताने की बात हो रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि वंदे मातरम को भी वैसे ही मान्यता मिलनी चाहिए जैसी जन गण मन को मिली है। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि जब वंदे मातरम पर संसद में बिल पेश हो रहा था उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह संसद में मौजूद नहीं थे। इसी बात पर कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल भी उठाया कि अगर देशभक्ति इतनी ही ज़रूरी है, अगर वंदे मातरम इतना ही महत्वपूर्ण है, तो जब इस पर बहस हो रही थी तब देश के सबसे बड़े नेता कहाँ थे? क्या उस दिन उनकी देशभक्ति छुट्टी पर चली गई थी, कहीं घूमने चली गई थी? ये सवाल तीखा है लेकिन जायज़ है। जो लोग हर मंच से देशभक्ति की बात करते हैं उन्हें कम से कम उस समय संसद में
रहना चाहिए था जब उसी विषय पर कानून बन रहा था। लेकिन खैर ये अलग बहस है। मुख्य बात यह है कि अर्नब गोस्वामी की जो गलती हुई वो सिर्फ एक तथ्यात्मक गलती नहीं थी, ये एक पूरी मानसिकता का प्रतिबिंब थी। एक ऐसी मानसिकता जो सोचती है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो कहेंगे वो सच होगा। जब आप इस मानसिकता के साथ किसी नौजवान लड़की के सामने बैठते हैं जो अपनी बुनियादी बातों पर मजबूत है, तो पिटाई तय है और यही हुआ। इस पूरे मामले पर पूरे देश ने प्रतिक्रिया दी। वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने खुलकर के लिखा कि गोदी मीडिया का सरकारी चाटुकार खुद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अंतर नहीं जानता और दूसरों को बुला करके बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। ये सच्चाई है। जो लोग खुद बुनियादी ज्ञान नहीं रखते वो सामने वालों को कैसे सिखा सकते हैं। लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा सबक भी छिपा है। सबक ये है कि टीवी पर बैठे लोग हमेशा सही नहीं होते। स्क्रीन पर आने का मतलब ये नहीं है कि वो सर्वज्ञानी हो गए। बड़ी कुर्सी पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि उनकी हर बात सच है। हर एंकर को, हर नेता को, हर अधिकारी को सवालों के जवाब देना चाहिए और अगर वो नहीं दे सकते तो उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पूरी घटना के बाद रिया ने एक और वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस वीडियो में वो अपने आप को इंजेक्शन लगवा रही थी और मजाक में कह रही थी कि अर्नब वायरस का वैक्सीन लगवा रही हूँ। इस मजाक की खासियत ये थी कि इसमें कोई क्रोध नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक हल्की फुल्की टिप्पणी थी। और यही वो असली ताकत है, वो ताकत जो अपनी बात हल्केपन से कह जाती है लेकिन गहरी छाप छोड़ जाती है। बड़े बड़े भाषण देने से जो नहीं होता वो एक छोटा सा व्यंग कर देता है। ये है इस पीढ़ी की अपनी अलग शैली। ये पीढ़ी सोशल मीडिया पर पली बड़ी है, मीम्स को समझती है, तंज को समझती है और अपनी बात को इस तरह से रखना जानती है जो पुरानी पीढ़ी के लिए मुश्किल है। इसीलिए जब पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी को दबाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हारते हैं। अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। कभी कभी सोच करके हैरानी होती है कि यही अर्नब गोस्वामी एक समय पर एक बहुत सम्मानित पत्रकार हुआ करते थे। एनडीटीवी में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। टाइम्स नाउ के ज़माने में भी उनके प्रोग्राम की एक अलग पहचान थी। तब वो सवाल पूछते थे, तब उनकी बहसें गंभीर होती थी, तब लोग उन्हें सुनते थे। लेकिन जैसे जैसे रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ, जैसे जैसे टीआरपी का दौर तेज हुआ, वैसे वैसे उनकी छवि बदलती चली गई। आज हालात ये है कि उनके शो को देखकर लोगों को हंसी आती है, तंज कसते हैं, मीम्स बनाते हैं। जो व्यक्ति कभी गंभीर पत्रकार माना जाता था वो आज सिर्फ मुर्गे लड़ाने वाली रेफरी की तरह नजर आता है। दोनों पक्षों को स्टूडियो में बुलाकर लड़वा देना, चीखते चिल्लाते सवाल पूछना, किसी को अपनी बात पूरी न करने देना और अंत में खुद जीत का दावा कर लेना, यही अब उनका पैटर्न बन गया है। और लोग समझ चुके हैं कि ये पत्रकारिता नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन है, एक बहुत खराब तरह का मनोरंजन जो देश की बहस की गुणवत्ता को नीचे ले जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, क्यों जनरेशन जेड को इन गोदी मीडिया के शो में जाना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है कि इन शो में जाने से इन एंकरों को और अहमियत मिलती है, इनके टीआरपी बढ़ती है, इनका कारोबार चलता है। अगर सारे युवा इन शो का बहिष्कार कर दें तो शायद इन्हें अपनी शैली बदलनी पड़े। ये तर्क सही भी है, गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि जब आप किसी को अटेंशन देते हैं तो वो और मजबूत होता है। गलत इसलिए क्योंकि अगर आप बहस से ही भाग जाएंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। असली बात यह है कि जब भी जनरेशन जेड इन शो में जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं, रिया अहिर की तरह जाएं जो सामने वाले की चालाकी को समझती हो, जो अपनी बात को शांति से रखती हो और जो ज़रूरत पड़ने पर सामने वाले को उसकी ही गलती दिखा दे। यही असली रणनीति है। इस पूरे प्रकरण में एक और बात है जो समझने वाली है। पिछले कुछ महीनों में जनरेशन जेड ने भारतीय राजनीति में अपनी अलग जगह बनाई। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन, फिर बिहार में प्रदर्शन, फिर झारखंड में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, हर जगह युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी इसी दबाव का नतीजा है। यानी ये पीढ़ी सिर्फ बातें नहीं करती, ये नतीजे लाती है। और यही बात सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इन युवाओं को कोई भी नैरेटिव नहीं फंसा सकता। इन्हें हिंदू मुसलमान नहीं फंसा सकता, इन्हें पाकिस्तान नहीं फंसा सकता, इन्हें पुराने मुद्दे नहीं फंसा सकते। ये पूछते हैं नौकरी कहाँ है, ये पूछते हैं शिक्षा कहाँ है, ये पूछते हैं भविष्य कहाँ है, और इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है। इसीलिए गोदी मीडिया इस पीढ़ी से नाराज़ है। इसीलिए इन्हें उन युवाओं को स्टूडियो में बुला करके उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन ये कोशिश उल्टी पड़ रही है। अब तस्वीर बदल गई है। पहले लोग टीवी देख करके विचार बनाते थे, अब लोग सोशल मीडिया देख करके विचार बनाते हैं। पहले टीवी चैनल तय करते थे कि क्या दिखाना है, अब यूजर तय करते हैं कि क्या देखना है। पहले एक तरफा बात होती थी, अब हर तरफ टिप्पणी होती है, हर घटना पर मीम बनता है, हर गलती पर व्यंग होता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब कोई भी एंकर लाइव टीवी पर आकर गलती करेगा
तो अगले 5 मिनट में वो पूरे देश में वायरल हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले गलती दब जाती थी, लेकिन अब हर बात रिकॉर्ड होता है, सेव हो जाती है और शेयर हो जाती है। यही जवाबदेही का असली मतलब है। जब हर पल आप कैमरे के सामने हैं, जब हर पल जनता आपको देख रही है, तब आपको अपनी बात सोच समझ करके रखनी होगी। और जो लोग ये नहीं करते वो आज नहीं तो कल जरूर पकड़े जाते हैं। इस पूरी घटना ने एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई है। रिया अहिर ने जिस शांति से अपनी बात रखी, जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, वो एक तरह की परिपक्वता दिखाता है। वो चिल्लाई नहीं, वो नाराज नहीं, वो सामने वाले पर हमला नहीं किया, बस अपनी बात कही और सामने वाले को उसकी अपनी गलती से हराया। ये असली जीत है। जब आप बिना लड़े जीत जाते हैं, जब आप बिना गुस्सा किए सामने वाले को चुप करा देते हैं, तब आपकी असली ताकत सामने आती है। और यही ताकत आज की युवा पीढ़ी के पास है। ये पीढ़ी शांत रह करके तेज मार करना जानती है। ये पीढ़ी हल्के फुल्के अंदाज में गहरी बात कह देती है। ये पीढ़ी बड़े नामों से डरती नहीं। इसीलिए ये पीढ़ी आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है उन लोगों के लिए जो पुराने तरीकों से चल रहे हैं। एक बात और है जो कहनी ज़रूरी है। इस पूरे मामले के बाद कई प्रोड्यूसरों को भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर एंकर के हाथ में जो कागज़ होता है उस पर सवाल प्रोड्यूसर ही लिखता है। तो जिसने अर्नब को ये सवाल दिया, उसे भी शायद ये नहीं पता होगा कि वंदे मातरम और जन गण मन में क्या फ़र्क है। ये पूरी टीम की गलती है। एक टीवी चैनल जो देशभक्ति का इतना ढोल पीटता है, उसके अंदर बुनियादी ज्ञान का इतना अभाव है। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। शायद वो प्रोड्यूसर अब निकाला जा चुका है या फिर अभी भी वहीं बैठा है, पता नहीं। लेकिन इस घटना ने पूरे तंत्र को उजागर कर दिया है कि टीवी चैनलों में क्या क्या चलता है, कैसे लोग बिना तैयारी के प्रोग्राम चला रहे हैं और कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है। भारत की पत्रकारिता का ये बहुत दुखद दौर है। एक समय था जब पत्रकार सत्ता से सवाल पूछते थे, आज पत्रकार सत्ता के साथ बैठ करके विपक्ष से सवाल पूछते हैं। एक समय था जब पत्रकार जनता की आवाज़ बनते थे, आज कई पत्रकार सत्ता की आवाज़ बन गए हैं। ये पत्रकारिता का पतन है और इसका जवाब सिर्फ जागरूक जनता ही दे सकती है। जब जनता ऐसे शो देखना बंद कर देगी, जब लोग ऐसे एंकरों की बातों पर भरोसा करना बंद कर देंगे, तब ये सब अपने आप बदलेगा। क्योंकि टीवी पर पूरा गणित टीआरपी पर टिका है और टीआरपी जनता से मिलती है। तो जब जनता ने कह दिया कि हमें ये नहीं चाहिए, तो टीवी को बदलना ही पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये घटना दिखाती है कि अब जनरेशन जेड सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं है, वो हर मोर्चे पर आगे आ रही है। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, अदालतों में, संसद के बाहर, हर जगह अपनी बात रख रही है। और उनकी बात में एक असली ताकत है, क्योंकि वो अपनी बात तथ्यों के साथ रखते हैं, तर्क के साथ रखते हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। पुरानी पीढ़ी अक्सर भावनाओं में बहती है, धर्म में बहती है, जाति में बहती थी, लेकिन नई पीढ़ी अलग है। वो पूछती है कि तथ्य क्या है, आंकड़े क्या हैं, सबूत क्या हैं। और जब कोई इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता, तो वो पीढ़ी चुप नहीं बैठती, आवाज़ उठाती है। यही जनरेशन जेड की असली पहचान है। अब सोचिए, अगर पूरे देश में ऐसे युवा हर टीवी शो में जाएं, अगर हर बहस में ऐसी तैयारी से जाएं, अगर हर एंकर को उसकी अपनी गलती दिखा दें, तो टीवी की पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी तैयारी चाहिए और थोड़ा सा आत्मविश्वास चाहिए। रिया अहिर ने ये तीनों दिखाए हैं और उनका उदाहरण बाकी युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। जब कोई एक व्यक्ति बड़ी हिम्मत दिखाता है, तो सैकड़ों लोग उससे प्रेरित होते हैं। इस पूरे मामले में एक बात जो लोगों को याद रखनी चाहिए, वो ये है कि टीवी पर बैठे लोग भगवान नहीं हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी गलतियां करते हैं और उनकी गलतियों पर सवाल उठाना जनता का अधिकार है। जब तक हम उनसे डरते रहेंगे, जब तक वो हम पर राज करते रहेंगे, और जिस दिन हमने डरना बंद कर दिया, उस दिन वो अपनी असली जगह पर आ जाएंगे। ये कोई क्रांति नहीं है, ये सिर्फ सामान्य समझ है। हर लोकतंत्र में मीडिया की जवाबदेही होनी चाहिए और वो जवाबदेही जनता को ही तय करनी है। एक अंतिम बात कहनी है, इस पूरे प्रकरण को हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ एक एंकर की गलती नहीं है, ये एक पूरे तंत्र का चेहरा है। एक ऐसा तंत्र जो अपने आप को सर्वज्ञानी मानता है, जो जनता को कुछ भी सिखाने का ठेका ले लेता है, जो बिना तैयारी के बड़ी बड़ी बातें करता है। और जब यही तंत्र किसी सामान्य लड़की के सामने बेनकाब हो जाता है, तो ये सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं है, ये एक बहुत गंभीर संदेश है। संदेश ये कि सत्य हमेशा जीतता है, चाहे कितनी भी कोशिश हो उसे दबाने की। संदेश ये कि सामान्य लोग असामान्य काम कर सकते हैं जब उनके पास सही तथ्य हो। और संदेश ये कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत सामान्य नागरिक की है, चाहे वो 20 साल की छात्रा हो या 60 साल का बूढ़ा। हर आवाज़ मायने रखती है, हर सवाल मायने रखता है और हर तथ्य मायने रखता है। रिया अहिर ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के आगे झुकने की
कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सत्ता राजनीति की हो या मीडिया की। जब आप सच्चाई के साथ खड़े हों तो कोई भी बड़ा नाम आपके सामने छोटा पड़ जाता है। यही असली सबक है जो इस पूरी घटना से मिलता है, और यही सबक हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। सत्ता का सम्मान करो लेकिन उससे डरो मत, मीडिया की सुनो लेकिन आंख बंद करके भरोसा मत करो, हर बात पर सवाल पूछो, हर तथ्य की जांच करो और तभी अपनी राय बनाओ। यही असली लोकतंत्र है और यही असली नागरिक धर्म है। आप क्या सोचते हैं? क्या टीवी एंकरों को सोच समझ करके बोलना चाहिए? क्या जनरेशन जेड ने भारतीय बहस की गुणवत्ता बदल दी है? और क्या ऐसे शो में युवाओं को जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।